खास मुलाकात के ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं मनीष कुमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि खास मुलाकात के आधे घंटे के इंटरव्यू के प्रोग्राम में हम खास मुद्दों पर खास लोगों से बातचीत करते हैं। आज हम जिनके साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपने ईटीवी के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। और इस आधे घंटे के प्रोग्राम में हम आपसे चर्चा करेंगे जो भी डिपार्टमेंट्स आपको मिले हैं, पर्यटन मिला हुआ है एक, जो कि आपकी इच्छा भी थी और बहुत इसमें संभावनाएं भी प्रदेश में विकास को लेकर दिखाई देती हैं। खास बात यह है कि अमृता रावत जी के पास कांग्रेस के रिजीम में ये विभाग उनके पास रह चुका है। इसके अलावा और भी तमाम दूसरे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि कितनी खुशी मिली और कितनी दिल को तसल्ली हुई जब कांग्रेस की सरकार राज्य से गई और आपने लोकसभा चुनाव होने से पहले, यानी राज्य में जो कांग्रेस में टूट फूट हुई उससे बहुत पहले आपने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। कितनी तसल्ली मिली आपको? नमस्कार ईटीवी के दर्शकों को। सबसे पहली बात यह है कि हमारा अभियान जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ था और मैं नहीं चाहता कि भ्रष्टाचारी लोग पनपें और बढ़ें, और इसीलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ा और धीरे धीरे कांग्रेस का ये पूरा महल चरमरा गया और ध्वस्त हो गया। और हम लोग यही बात कहते भी थे कि जिनको आपने नेता बना रखा है यही बाढ़ खेत को खाए वाली स्थिति में पार्टी को ले जाएंगे। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे राज्य की सेवा करने का अवसर मिला। लोगों को ये उम्मीद थी कि आप केंद्र की राजनीति में, अपनी राजनीति की शुरुआत से ही रहे आप कांग्रेस की रिजीम में, आप केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, रेलवे में रहे, फाइनेंस में रहे, डिप्टी स्पीकर भी रहे लोकसभा में। उसके बाद आपने राज्य की राजनीति शुरू की। ये आपने चेंज कैसे किया? आपने ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता थे और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता थे वो राज्य की सेवा करने के लिए भी आए। पंडित नानदत्त तिवारी जी राज्य की सेवा करने के लिए आए, खंडूड़ी जी राज्य की सेवा करने के लिए आए, कोश्यारी जी राज्य की सेवा करने के लिए आए, निशंक जी राज्य की सेवा करने के लिए आए। हमेशा ये देखा जाता है कि सब नेता को केंद्र में रहने दो और राज्य की सेवा से वंचित करो। इस समय मेरा ये संकल्प था कि मैंने राज्य की सेवा करनी है। और मैंने, आपने देखा होगा कि यहाँ कई नेताओं को लाले पड़ गए कि भाई कहाँ से चुनाव लड़ें। मेरे लिए आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ से मांग आती रही, चौबड़ा खाल से मांग आती रही, रामनगर से मांग आती रही, केदारनाथ से मांग आती रही। हमने जनता की सेवा ईमानदारी से की है और एक सोच के साथ, एक प्लानिंग के साथ हम लोग काम करते हैं। लेकिन सर, इस मामले में ये भी एक भावना चुनाव से पहले गई कि आपने सबसे सुरक्षित सीट चुनी चौबटा खाल, जहां से अमृता जी 2 बार विधायक रह चुकी हैं। आपने अपने घर की सीट चुनी सर। मैंने अपनी घर की सीट इसलिए चुनी कि मैं अपने घर में चाहता था कि वहाँ विकास हो और वहाँ काम हो, क्योंकि वहाँ काफ़ी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। और आप सुरक्षित तो नहीं मानते, आपको तो पता है कि सबसे ज़्यादा लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़े वहाँ पर और काफ़ी पैसा जो है लोगों को बांटा गया, और उस विषय में मैं जाना नहीं चाहूँगा। पर निश्चित रूप में लोगों का प्रयास रहा कि इनको रोका जाए। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जनता को ये भावना है कि महाराज जी कुछ करके जाएंगे। और निश्चित रूप में चौबड़ा खाल जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें हमने काम किए हैं। लोगों ने काम के नाम पर वोट दिया। वहाँ का जो बरसुंड देवता है, ताड़केश्वर महादेव है, दीवा का डांडा है, भैरवगढ़ी है, बिनसर महादेव, इन सब को डेवलप हम करने जा रहे हैं। और जो हमारी गढ़ियाँ हैं, 52 गढ़ियाँ हमारे उत्तराखंड में हैं। गढ़वाल का मतलब होता है गढ़ी का देश। यहाँ पर किले बने हों, ये किले आज हमारे सुरक्षित हैं पहाड़ों पर। इनको हम डेवलप करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे और मैं समझता हूं कि ऑफ द ग्रिड टूरिज्म भी हम लाएंगे। सर, जो भारतीय जनता पार्टी से आपका कमिटमेंट था, सेंटर की पॉलिटिक्स से स्टेट पॉलिटिक्स में आप आए, भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ किया हुआ कमिटमेंट पूरा किया? ऐसा है कि जो उन्होंने कहा वो तो अभी मैं समझता हूं कि उस पर थोड़ा विचार करना होगा। पर मैंने ही खुद सोचा कि 3 साल तक हम खाली बैठे हुए हैं तो कम से कम राज्य की सेवा की जाए, और मैंने खुद ही ये ऑप्ट किया कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। आपने कहा कि उसमें पार्टी को थोड़ा और विचार करना होगा। क्या अधूरापन आपको लग रहा है या क्या छूट गया? अब वो पार्टी का विषय है, क्योंकि पार्टी में हमारे राजनाथ सिंह जी थे जिनके सामने हम आए थे, और हमारे
रामलाल जी थे, नड्डा जी थे, वो नेता थे। उस समय अमित शाह और माननीय मोदी जी उस समय नहीं थे। तो निश्चय वरिष्ठ नेता कुछ ना कुछ सोचेंगे उसके बारे में। पूरी तरीके से खुश हैं आप? मैं प्रसन्न हूँ। चुनाव से पहले बहुत तेजी से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी आपकी छवि उभर कर आई थी। पार्टी में दावेदारी नहीं होती है। मेरा मानना है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, और मुझे जो काम मिला है मैं उसमें एक्सेल करके दिखाऊंगा। और ये एक चैलेंजिंग वर्क है कि पहाड़ के अंदर हिमालय को गढ़ना, हिमालय को तराशना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में, जैसे आपने देखा होगा, हमारी महिलाएं थोड़ा आक्रोशित हो रही हैं और वो नहीं चाहती कि दुकानें खुले शराब की। और इधर हमारा डिपार्टमेंट कहता है कि साहब आबकारी में लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि वो आबकारी का जो घाटा है उसको हम पर्यटन से पूरा करेंगे। शराबबंदी के बारे में आपने बात की, इसके कितने पक्ष में आप हैं सर? ऐसा है कि महिलाओं की बड़ी पीड़ा है, और ख़ास करके हमारे चुनाव में ये मैंने देखा कि महिला कहती थी कि जो भी पार्टी शराब बांटेगी हम उसको वोट नहीं देंगे। घर के अंदर आप विचार करिए कि जब पति शराब पी करके आता है, बच्चों को मारता है, पत्नी को मारता है, खाना नहीं मिलता, तो उस परिवार पर क्या वेदना गुजरती होगी, क्या कहर गुजरता होगा। तो ये इस चीज़ को भली बात समझते हैं, और मैं समझता हूँ मैं थोड़ा सा सुसंस्कृत भी होना पड़ेगा। और इसका जो घाटा है, मैं अगर मुझे काम करने का मौका मिला, निश्चित रूप में मैं पर्यटन को बढ़ा करके यानी कि इस घाटे को पूरा करने के लिए प्रदेश में शराबबंदी के पक्ष में हैं आप? है जी। प्रदेश में शराबबंदी मेरा के पक्ष कहना में। है इसको जैसे जैसे इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि इसमें बैलेंस करना पड़ेगा, हमको संतुलन लाना पड़ेगा। आप केंद्र में थे तब अमृता जी भी राजनीति में अगली पंक्ति में खड़ी थी, लेकिन अब राज्य की राजनीति में आप शिफ्ट हुए तो अमृता जी इस बार चुनाव भी नहीं लड़ी। आपको क्या लगता है कि जैसे यशपाल आर्या को टिकट मिला, उनके बेटे को भी टिकट मिला, आप दोनों लोग लड़ सकते थे चुनाव? हम दोनों लोग लड़ सकते थे, पर हम मोदी जी का जो सिद्धांत था कि परिवार में से एक ही व्यक्ति हो, उसको हमने माना और उसका हम आदर करते हैं, और इसीलिए परिवार में से हमने एक व्यक्ति को चुना। और मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कोई 2-3 चुनाव लड़ रहा हो, मैं उस पर कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा, पर निश्चित रूप में हमने परिवार में फैसला किया, और जो भी आगे दायित्व मिलेगा, चाहे मुझे मिले चाहे अमृता जी को मिले, हम सहर्ष उसको पूरा करेंगे। सर, लेकिन आपने कहा कि परिवार में से एक ही व्यक्ति आगे आएगा, तो ये माना जाए कि जब तक आप राजनीतिक परिदृश्य में आगे हैं तब तक अमृता जी पर्दे के पीछे ही रह जाएंगी? पर्दे के पीछे की बात नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं, उनका सामाजिक काम है और संस्था को संभालने का काम है। बहुत विशाल काम हमारा है, और हमारे बहुत सा काम हम लोग कर रहे हैं समाज से। यानी राजनीति से फिलहाल दूर रहेंगी? राजनीति में रह करके भी दूर रहेंगी, जैसे एक कमल होता है, कमल की तरह काम करेंगी। चलिए सर, आपने बहुत बेबाकी से राय रखी। हम पर्यटन, धर्मस्व और तमाम दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, उसके बाद आपके मंतव्य जानेंगे। तो खास मुलाकात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सतपाल महाराज से और भी बातचीत जारी रहेगी। खास मुलाकात में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सतपाल महाराज से, और उत्तराखंड में पर्यटन किस तरीके से राज्य की आर्थिक रीढ़ बन सकती है, इसको लेकर बात करेंगे अब सतपाल महाराज से। आपके पास इतना महत्वपूर्ण विभाग आया है, मुझे ये मालूम चला था जब पोर्टफोलियोज नहीं बटे थे कि आप बहुत इंटरेस्टेड भी हैं पर्यटन में, और पर्यटन आपको मिला भी। अभी तक जो देखने में आया है उत्तराखंड के बहुत छोटे से पॉकेट में, जैसे गढ़वाल में बात करें तो मसूरी हो गया, या कुमाऊं में बात करें तो नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, इसके अलावा जो आपके 4 धाम हैं पूरे उत्तराखंड में, इससे ज़्यादा पर्यटन का कुछ भी फैलाव स्टेट में नहीं दिखता है। आपको कितनी इसमें संभावनाएं और कहाँ कहाँ दिखती हैं सर? ऐसा है कि पर्यटन के अंदर पहले हमें उसको कैटेगराइज करना होगा। एक रिलीजियस टूरिज़्म है, एक एडवेंचर टूरिज़्म है, और एक योगा, आयुर्वेदा एंड मेडिकल टूरिज़्म है। ये 3 कैटेगरीज हमने बनाई हैं। धार्मिक टूरिज़्म के अंदर हम ये चाहते हैं कि एक शक्ति माता का, जिसको हम कहते हैं शाक्त, ये सर्किट हम डेवलप करें, जिसके अंदर काली मठ हो गया, आपका सुरखुंडा हो गया, चंद्रबदनी हो गया, और ये सारे के सारे जो भगवती के धाम हैं,
जिसमें आपका देवीधुरा हो गया, पूर्णागिरी हो गया, ये सारे धाम हम डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा सर्किट हमारा शैव सर्किट होता है, जिसमें हमारे पंच केदार आते हैं और इसमें और भी स्थान भगवान शंकर के आते हैं, इनको डेवलप करेंगे। जागेश्वर आता है और इसके बाद भगवान विष्णु के स्थान आते हैं, जिसमें बद्रीनाथ के स्थान हैं, उसमें पंचबद्री हैं और पंचप्रयाग हैं। ये सारी चीज़ों को हम डेवलप करेंगे। तो इसमें सर कुछ कागजों में भी काम शुरू हो चुका है? कागज़ों में हमने अभी रूपरेखा दी है, पर उससे पहले हम लोग एक परिपत्र जारी करेंगे और एक क्वेरी लेटर होगा, जिसमें सभी विधायकों से हम पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ जो जो भी धाम हैं, क्योंकि उनको भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और ये पहली बार होगा क्योंकि मंत्री किसी विधायक से पूछे कि आपके यहाँ शक्ति की पीठें कितनी हैं, आपके यहाँ शंकर जी की पीठें कितनी हैं, आपके यहाँ भगवान विष्णु की पीठें कितनी हैं। दो आप जो एडवेंचर टूरिज्म के स्थान हैं उनको आप चिन्हित करने का प्रयास करें, ताकि उसका हम परीक्षण कर सकें। क्योंकि विधायक क्षेत्र में घूमता रहता है और जन भावनाओं से जुड़ा रहता है, तो जितना अच्छा सजेशन वो हमें दे पाएगा वो हमको मिलेगा और उसका परीक्षण करके फिर हम काम करेंगे। रिलीजियस टूरिज्म पे आपने बात की सर, एडवेंचर टूरिज्म में कितनी संभावनाएं आप राज्य में देखते एडवेंचर हैं? टूरिज्म में तो बहुत संभावना है। माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, जिसमें कि हम दीवार पर माउंटेन क्लाइंबिंग करा सकते हैं स्टड्स लगा करके। इसके साथ साथ पैराग्लाइडिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, टेरी झील हमारे पास है। इतनी बड़ी झील का पहाड़ में होना, ऐसा तो केवल स्विट्ज़रलैंड में आपको देखने को मिलेगा। इंटरलाकन है वहाँ पर, जिनीवा है वहाँ पर। हम पूरा इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर पनडुब्बी भी हम लाएं, ताकि पनडुब्बी में बैठ कर के आप डूबा हुआ जो शहर है टिहरी का, पूरा राजमहल, क्लॉक टावर, उसका भी दर्शन कर सकें। तो हम ये भी चाहेंगे कि ऐसी बोट हम लाएं जो ग्लास बॉटम बोट हो, जिसके ज़रिए आप नीचे की मच्छियाँ देख सकें, नीचे की तलहटी देख सकें। तो पूरा हम वर्ल्ड क्लास टूरिज़्म लाने वाले हैं। कितना कुछ आपने सोचा है सर, इसका एस्टिमेटेड बजट कितना होगा? इसका बजट का आंकलन होगा और हम चाहेंगे कि पहले तो हम चाहेंगे कि उत्तराखंड वासी इसमें इन्वेस्ट करें और उनको पहला मौका देंगे। हम चाहेंगे भाई आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसे कमाइए और हमारे टूरिज़्म को प्रमोट कीजिए। इसके साथ साथ हम स्काई वॉक लाने वाले हैं। इसके साथ साथ हरिद्वार के घाट पर भी हम थोड़ा सा स्काई वॉक को लाना चाहेंगे, क्योंकि जब आप प्रतीक्षा करते हैं गंगा आरती की, वो तो सीमित समय पर होती है, तो हम चाहेंगे कि कृष्ण लीला का भी दर्शन हम कराएं। और जब भगवान कृष्ण और राधाएं नाचेंगी तो ऐसी नज़र आएंगी कि आकाश में वो नाच रही हैं। लेज़र के पूरे थीम के साथ हम पूरे के पूरे हरिद्वार के घाट को प्रकाशित करेंगे। एक ऐसा राज्य जिस पर इतना ज़्यादा कर्जा है, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ही दयनीय है, ऐसे राज्य में ये कैसे संभव हो पाएगा? एक कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपके आगे अर्ज कर रहा हूं, विंटर डेस्टिनेशन बनाना। उत्तराखंड को अगर हम विंटर डेस्टिनेशन बनाते हैं केवल एक कॉन्सेप्ट से, आप पूरे पलायन के ट्रेंड को रिवर्स कर देंगे। आप कल्पना कीजिए कि हमारी जो हिमालय के अंदर जो हमारे पहाड़ हैं, जहां 18 फुट 10 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है, वहां पर हम वर्ल्ड क्लास स्कीइंग रिजॉर्ट्स बनाते हैं। उसका परिणाम क्या होगा? विदेशी पर्यटक आएंगे, यहाँ तांता लगा रहेगा, देश के पर्यटक आएंगे, लोग स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे, ऑस्ट्रिया को भूल जाएंगे, फ्रांस को भूल जाएंगे, जर्मनी को भूल जाएंगे। वो सोचेंगे अपने देश में हम आ रहे हैं, हमें वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो हम इतना बढ़िया टूरिज़्म स्कीइंग रिजॉर्ट्स के रूप में लेके आएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इसमें जो निवेशक होगा निश्चित रूप में वो पैसे कमाएगा। आगे और विस्तार से बातचीत होगी सर इस प्रोग्राम में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे। तो खास मुलाकात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद और कई अहम मुद्दों पर सतपाल महाराज से बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सतपाल महाराज से बातचीत जारी है और उनसे और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले ये पूछा था कि बहुत आर्थिक तंगी है राज्य में और इतने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ संभव हो पाएगा? यहाँ में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो, क्योंकि ज़मीन यहाँ सस्ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ सस्ता है और पूरी सरकार पूरी मदद करेगी इन्वेस्टमेंट में, तो उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा। हमारे यहाँ बिजली सस्ती है और निश्चित रूप में ये प्लानिंग के साथ, क्योंकि ये वर्जिन लैंड है। चार धाम यात्रा सर बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सबसे बड़ी परेशानी लोगों की होती है कि वो जहाँ पे चार धाम हैं हमारे बहुत दूरस्थ इलाके में है, वहाँ पहुँचने के लिए सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि पहाड़ की अपनी
जो मजबूरियां हैं वो अलग से हैं, भौगोलिक मजबूरियां हैं, उसके बावजूद सर ये तो अभी बेसिक्स जो हैं वो उत्तराखंड में अभी पूरा नहीं है। इस यात्रा में तपस्या करनी होगी, और इसके बाद जो और हमने डाक बंगले बनाए हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, उसके अंदर लोग आराम कर सकते हैं। पर ये कनेक्टिविटी जो है आपकी गौरी कुंड से लेकर के और आपकी जो हमारे केदारनाथ तक है, इसमें तो तपस्या है निश्चित रूप में। एक बहुत रिलीफ मिल सकती है पर्यटकों को कि यदि हवाई सेवाओं का उत्तराखंड में बहुत विस्तार किया जाए तो जाहिर सी बात है कि रेट भी कम हो जाएंगे और लोगों को बहुत सहूलियत भी मिलेगी। जहां वो जाना चाहेंगे बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यदि मुझे आज सड़क मार्ग से बद्रीनाथ जाना हो तो दिन भर मुझे वहां पहुंचने में लग जाता है और एक दिन लौटने में लग जाता है, 2 दिन तो हमारा ट्रैवल में चला जाता है। इसके बाद हमारे पास इतनी छुट्टियां नहीं होती हैं कि जो लोग आएँ वो इतना समय लेके आएँ। इसमें कैसे आप प्रयास करेंगे कि इसमें हम एयर ट्रैफिक के रेट्स को, हवाई जहाज़ की जो सेवाएं हैं उनके रेट्स को कम करेंगे। पर एक और अद्भुत कॉन्सेप्ट मैं ला रहा हूँ, दैट कॉन्सेप्ट इज़ ऑफ द कैरावान। हम इसमें कैरावान का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और जगह जगह जहाँ दर्शनीय स्थल हैं, जहाँ से आप हिमालय को देख सकते हैं, जहाँ से आप बुरांस के जंगलों को देख सकते हैं, और वो जंगल ऐसे हैं कि वो जब बुरांस खिलता है तो सारा जंगल लाल हो जाता है और ऐसा लगता है कि नंदा देवी ने लाल चुन्नी ओढ़ी हुई है, ऐसा देखने को मिलता है। और यही दृश्य आप देखेंगे कि चेरी ब्लॉसम में जापान में देखने को मिलता है कि जहाँ सारे पेड़ फूलों से आच्छादित हो जाते हैं और आधा जापान वहाँ पर पिकनिक मनाने आता है। तो हम ये कैरावान के कैंप्स बनाने जा रहे हैं। इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। बहुत जगहों पर इसकी भी संभावना है जहां पर रोपवे से आप बहुत ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मसूरी का एक प्रोजेक्ट बहुत दिनों से लंबित पड़ा है। औली में भी बहुत उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भी करप्शन के तमाम केसेज सामने आए। इसके अलावा और क्या क्या आप लोग सर एक्सरसाइज कर रहे हैं? मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY, इसमें हमारे यहाँ सड़क तो बनती नहीं है क्योंकि आपको जंगल आ जाता है। आपने एक तरफ सड़क का डिपार्टमेंट बनाया, लोक निर्माण विभाग बनाया, एक तरफ आपने जंगल का डिपार्टमेंट वन विभाग बना दिया जो रक्षा करेगा जंगल की। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है और हमारी सरकार का आग्रह होगा, माननीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना कर दें। संपर्क से क्या होगा कि फिर हम ट्रॉली बना पाएंगे, और ट्रॉली से क्या होगा कि पेड़ भी नहीं कटेंगे, जंगल सुरक्षित रहेगा, और हमारे जो ग्रामीण हैं वो अपने उत्पाद को भी जंगल से बाहर ले आएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। तो कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और मैं समझता हूँ विकास भी होता रहेगा। और हम फर्नीकुलर भी लगाना चाहते हैं। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम फर्नीकुलर का उपयोग करेंगे और इसको हम पूरी कनेक्टिविटी देंगे। और वो जब लगेगी तो पहाड़ के जैसे हमारी भैरव घाटी है उसमें आप पहुंच जाएंगे, भैरवगढ़ी में पहुंच जाएंगे, आप बरसुंडा पहुंच जाएंगे, आप दीवा के डांडा पहुंच जाएंगे, आप कार्तिकेय स्वामी पहुंच जाएंगे, ये सब जगह आप पहुंच जाएंगे। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी मैं ये भी देना चाहता हूँ हमारे कुमाऊँ मंडल को कि 4 धाम की यात्रा तो हमारे गढ़वाल रीजन में होती है। अब हम इसी प्रकार से 4 धाम की यात्रा हम कुमाऊं मंडल भी करवाएंगे। आपने कांग्रेस में इतना समय दिया, वहाँ कांग्रेस ने भी आपको मंत्री पद का दर्जा दिया कई बार, लेकिन बाद में ऐसी उपेक्षा की बातें हुई जिसकी वजह से आपने इतनी पुरानी पार्टी, लगभग 30 से 1 साल आपने कांग्रेस में बिताया और फिर भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की। अब तो पूरी मजबूती के साथ एक पार्टी के साथ रहेंगे आप? निश्चित रूप में कांग्रेस ने मुझे मंत्री पद का दर्जा दिया, मंत्री बनाया नहीं। जब मैं रेल राज्य मंत्री बना और वित्त राज्य मंत्री बना, उस समय माननीय देवगौड़ा जी की सरकार थी और गुजराल जी की सरकार थी, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और ये रेल का प्रोजेक्ट आज साकार हो रहा है और ये उत्तराखंड के लिए वरदान साबित होगा। और निश्चित रूप में हम लोगों का ये भी प्रयास होगा कि ये नेशनल प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाए, जिससे कि बड़ी तेज़ी से बने। और आप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनने के बाद हमारी सारी यात्राएं ऑल वेदर हो जाएंगी। ऑल वेदर रोड भी बन रहा है और हमारी ट्रेन भी ऑल वेदर हो जाएगी। तो आप ये कल्पना कीजिए कि कन्याकुमारी से कैलाश तक निर्विवाद रूप से भारत का यात्री आएगा और उत्तराखंड दोनों हाथों से उसका स्वागत करेगा कि आप फिर से हमारे यहाँ आओ। चलिए महाराज जी, ETV को अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने आधा घंटा दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ भी सोचा है उन उम्मीदों पर खरे उतरें, उनको पूरा कर पाएँ, क्योंकि जनता को भी बहुत उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी को जितना प्रचंड बहुमत मिला है, उस बहुमत के हिसाब से उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। और
जितने भी मंत्री बने हैं त्रिवेंद्र सरकार में, सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रोड मैप एक तैयार किया है, लेकिन ये देखना होगा कि किस हद तक वादे को पूरा किया जा सकता है और जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है वो किस हद तक इस मुद्दे पर, उसकी उम्मीदों पर, उसकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। आप सतपाल महाराज के इस इंटरव्यू में मेरे साथ आधे घंटे बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।